हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बात करते हैं कि जो हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स में हमने आपको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन तक हमने पढ़ा दिया था। आज उससे आगे की बात करते हैं तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तृतीय कोटि की अभिक्रिया यानी कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की बात करने जाएंगे। तो इसमें तृतीय कोटि की अभिक्रिया में क्या होता है कि जो अभिक्रिया का वेग होगा, अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के तृतीय घात के समानुपाती हो जाएगा। जैसे देख लेते हैं कि हमारे पास कोई एक सामान्य रिएक्शन है A + B + C = प्रोडक्ट। अभिक्रिया के वेग नियम से चलते हैं। वेग नियम हमने आपको बताया था कि वेग नियम क्या होता है कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर अभिक्रिया का वेग होता है dx/dt समानुपाती अभिकारक A की सांद्रता इनटू अभिकारक B की सांद्रता इनटू अभिकारक C की सांद्रता। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखिएगा कि अभिकारक A की सांद्रता यहाँ पर घात है कितनी, 1, यहाँ पर घात क्या है 1, यहाँ पर घात क्या है 1। ठीक, अभिक्रिया की कोट की बात अगर हम करते हैं तो अभिक्रिया की कोट में हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता के पदों में व्यक्त घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो यहाँ पर अगर आप अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने जाएंगे, अभिक्रिया की कोटि बराबर 1 + 1 + 1 = 3। तो यानी कि ये अभिक्रिया हमारी हो गई है तृतीय कोटि की। तो हमें यहाँ पर अगर अभिक्रिया के वेग की बात करते हैं तो अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता के पदों में तृतीय घात के समानुपाती हो जाता है। इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता के तृतीय घात के समानुपाती होता है तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। हमने एक यहाँ पर सामान्य तौर पर तृतीय कोटि की अभिक्रिया ले ली है यानी कि A + B + C = प्रोडक्ट। हम यहाँ पर अभिक्रिया के वेग नियम से चले हैं। अभिक्रिया का वेग नियम हमने आपको बताया है कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, जिसे हमने गणितीय रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अभिकारक है वो सांद्रता के पदों में है और यहाँ पर इनके ऊपर जो भी घात हैं उनका आपको क्या करना है, योग करना है। तो हमने भाई यहाँ पर कर दिया 1 + 1 + 1, तो अभिक्रिया की कोटि आपके पास क्या आ गई 3। तो हम कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता के तृतीय घात के समानुपाती होता है तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब तृतीय कोटि की अभिक्रिया के अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा 2NO2 + 2NO + O2 = 2NO2। अब यहाँ पर ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। आपको कोटि ज्ञात करना बताया गया है। कोटि ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं प्रयोगों द्वारा ज्ञात है कि, यानी कि जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो प्रयोगों द्वारा ही ज्ञात की जाती है। इसीलिए हम यहाँ पर इस वाक्य का उपयोग करते हैं, प्रयोगों द्वारा ज्ञात है कि अभिक्रिया का वेग जो होता है वो अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो अभिकारक के आगे अणुओं की संख्या होती है वो संख्या घात के रूप में ऊपर आ जाती है। तो यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड के आगे जो उसके अणु दिए गए हैं वो आपके पास 2 अणु हैं। तो भाई यहाँ पर 2 घात के रूप में आ गया। ऑक्सीजन के आगे कोई 1 अणु है तो वो 1 घात यहाँ पर आ गई, क्योंकि 1 को लिखा नहीं जाता है। तो यहाँ से अगर आप अभिक्रिया की कोटि देखेंगे तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी,
अभिक्रिया की कोटि बराबर 2 + 1 = 3। ये क्या हो गई आपकी अभिक्रिया की कोटि हो गई है। ठीक है, तो हम तृतीय कोटि की अभिक्रिया के बारे में कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता के तृतीय घात के समानुपाती होता है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। हमने एक सामान्य रिएक्शन ली थी A + B + C = प्रोडक्ट। हम यहाँ पर अभिक्रिया के वेग नियम से चले हैं। अभिक्रिया का वेग नियम होता है कि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। यहाँ से हमने अभिक्रिया की कोटि ज्ञात की। तो अभिक्रिया की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं कि अगर हम अभिकारकों को सांद्रता के पदों में व्यक्त करेंगे तो वहाँ पर उनके ऊपर जो घातें होंगी उनका योग ही अभिक्रिया की कोटि कहलाएगा। तो यहाँ पर A के ऊपर भी एक घात है, B के ऊपर भी एक घात है, C के ऊपर भी एक घात है। तो अभिक्रिया की कोटि आपके पास क्या आ गई? 1 + 1 + 1 = 3। हमने एक एग्जाम्पल उठाया है। यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारे पास 2NO + O2 = 2NO2। हमने यहाँ पर भी आपको कोटि ज्ञात करके दिखाई है कि कोई भी रिएक्शन हो, किसी भी प्रकार की रिएक्शन हो, वहाँ पर जो अभिकारक है, अभिकारक के जितने भी अणु होंगे वो घात के रूप में ऊपर आ जाते हैं। तो भाई यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड के 2 अणु हैं जो घात के रूप में ऊपर आ गए हैं। तो अभिक्रिया की कोटि आपके पास आ गई है 3। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। नया टॉपिक है हमारे पास। आगे टॉपिक है हमारे पास अभिक्रिया की आणविकता। अगर अभिक्रिया की आणविकता की हम बात करते हैं तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है और उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक अणु हैं, उन अभिकारक अणुओं की संख्या का जो योग होगा वही अभिक्रिया की आणविकता कहलाएगी। जैसे देख लीजिएगा, एक सामान्य रिएक्शन है हमारे पास M1A + M2B = N1C + N2D। ये हमारे पास एक सामान्य रिएक्शन है M1A + M2B = N1C + N2D। अगर यहाँ पर हम अभिक्रिया की आणविकता ज्ञात करने जाएंगे तो अभिक्रिया की आणविकता हमने आपको क्या बताई है? अभिक्रिया की आणविकता हमने आपको बताई है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या का योग। तो हमारे पास ये रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसमें जो अभिकारक भाग ले रहे हैं वो है A और B। ठीक है, अब A के जो अणु है वो M1 है, B के जो अणु है वो M2 है। तो हमने आपको बताया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या का योग, अभिकारक A और B हो गए और इनके जो अणु है वो M1 और M2 हो गए। अब इनका जो योग आएगा यानी कि वही आपकी हो जाएगी अभिक्रिया की आणविकता। तो अभिक्रिया की आणविकता आपके पास क्या हो जाएगी? M1 + M2। ठीक है, अभिक्रिया की आणविकता आ जाएगी M1 + M2। तो हम कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या का योग अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। यहाँ पर हम मान लेंगे कि जो अभिक्रिया है एक सामान्य अभिक्रिया मानी है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर कि माना M1A + M2B = N1C + N2D एक सामान्य रासायनिक अभिक्रिया है। और इसके लिए जब हम अभिक्रिया की आणविकता ज्ञात करने जाएंगे तब यानी कि अभिकारक अणुओं की संख्या का योग हो जाएगा। तो M1 + M2 इस प्रकार से हम अभिक्रिया की आणविकता ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है हमारे पास, हमने एस्टर है एथिल एसीटेट, हमने इस एथिल एसीटेट का जल अपघटन कराया है, हमें उत्पाद प्राप्त हुए हैं एसिटिक अम्ल और एथिल एल्कोहल।
हमें यहाँ पर इसके लिए अवक्रिया की आणविकता ज्ञात करनी है। तो अवक्रिया की जब हम आणविकता ज्ञात करने जाएंगे तो हमने आपको बताया है कि अविकारक अणुओं की संख्या का योग ही अवक्रिया की आणविकता कहलाती है। कोई भी रासायनिक अवक्रिया हो, उस रासायनिक अवक्रिया में भाग लेने वाले अविकारक अणुओं की संख्या का योग। तो अविकारक यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से हो गए, एक तो एथिल एसीटेट है और दूसरा जल है। यहाँ पर देखेंगे एथिल एसीटेट के कितने अणु हैं, केवल एक, H2O के यहाँ पर एक अणु है। तो यहाँ पर अवक्रिया की आणविकता आपके पास क्या आ जाएगी, अवक्रिया की आणविकता बराबर 1 + 1 = 2। अगर हम कोटि ज्ञात करना चाहें तो कोटि हम कैसे ज्ञात करते हैं, प्रयोगों द्वारा, और जबकि आणविकता क्रियाविद द्वारा ज्ञात करते हैं। तो प्रयोगों द्वारा ज्ञात है कि अवक्रिया का जो वेग होता है dx/dt वो समानुपाती होता है अविकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के। तो यहाँ पर हमने एथिल एसीटेट की सांद्रता ली है और H2O की सांद्रता ली है। हमने आपको बताया था पीछे कि जब भी किसी भी एस्टर या सुक्रोज का जल अवघटन करते हैं तो वहाँ पर जो H2O है उसकी सांद्रता की जो होल घात है वो हम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। तो अब घातों का योग आपको करना है अवक्रिया की कोटि में, ठीक है। तो यहाँ पर अवक्रिया की कोटि आपके पास क्या आ जाएगी, 1 + 0 = 1। अब यहाँ पर देखो जो आणविकता है वो तो आपकी आ रही है यहाँ पर 2, लेकिन कोटि आ रही है 1। तो ऐसी रासायनिक अवक्रियाएं जिनमें अवक्रिया की कोटि और आणविकता का मान भिन्न भिन्न हो। अब देखो यहाँ पर इस अवक्रिया में कोटि आपकी 1 आ गई लेकिन आणविकता 2 आ गई, तो अवक्रिया की कोटि और आणविकता के मान भिन्न भिन्न हो गए हैं। तो ऐसी रासायनिक अवक्रियाएं जिनमें अवक्रिया की कोटि और आणविकता का मान भिन्न भिन्न होता है उन्हें हम छद्म या आभासी एका अणुक अवक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर इस अवक्रिया को हम कह सकते हैं छद्म या आभासी एका अणुक अवक्रिया, सही ना। यानी कि छद्म या आभासी एका अणुक अवक्रिया हम किसे कहेंगे, वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें अवक्रिया की कोटि और आणविकता का मान भिन्न भिन्न होता है उसे छद्म या आभासी एका अणुक अवक्रिया कहते हैं। ठीक, तो अवक्रिया की आणविकता के बारे में सभी को मालूम हो गया होगा कि किसी रासायनिक अवक्रिया में भाग लेने वाले अविकारक अणुओं की संख्या का योग अवक्रिया की आणविकता कहलाती है। जो अविकारक होंगे उनके जो अणु हैं हमें उन्हें जोड़ना है और अवक्रिया की आणविकता को हम क्रियाविद द्वारा ज्ञात करते हैं। आगे देखिएगा, नया टॉपिक है हमारे पास। आगे टॉपिक है हमारे पास अवक्रिया की कोटि एवं आणविकता में अंतर। ठीक है, अब इसमें देखो पहला अंतर क्या हो जाएगा, पहला अंतर हमारा हो जाएगा दोनों की डेफिनेशन से, कि अवक्रिया की कोटि की आपको डेफिनेशन देनी है और आणविकता की देनी है। दोनों की डेफिनेशन से पहला अंतर हो जाएगा। अवक्रिया की कोटि में आपने पढ़ा था कि किसी रासायनिक अवक्रिया के वेग समीकरण में भाग लेने वाले अविकार, किसी भी रासायनिक अवक्रिया के वेग समीकरण में अविकारकों की सांद्रता के पदों में व्यक्त घातों का योग अवक्रिया की कोटि कहलाती है, जबकि किसी रासायनिक अवक्रिया में भाग लेने वाले अविकारक अणुओं की संख्या का योग अवक्रिया की आणविकता कहलाती है। तो ये आपका पहला अंतर डेफिनेशन से हो जाएगा। दूसरे अंतर की बात करते हैं। दूसरा अंतर क्या होगा, दूसरा अंतर है कि अवक्रिया की जो कोटि होती है वो प्रयोगों द्वारा ज्ञात की जाएगी। काय के द्वारा, प्रयोगों द्वारा, यानी कि अवक्रिया की कोटि हम प्रयोगों द्वारा ज्ञात करते हैं और जबकि अवक्रिया की आणविकता क्रियाविद द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर क्या है कि अवक्रिया की कोटि का मान 0 हो सकता है लेकिन अवक्रिया की आणविकता का मान 0 नहीं होता है।
ये तीसरा अंतर हो गया। अपक्रिया की कोटि का मान शून्य हो सकता है, लेकिन जो अपक्रिया की आणविकता होती है उसका मान कभी भी शून्य नहीं होगा। और चौथा अंतर क्या है? चौथा अंतर ये है आपका कि अपक्रिया की कोटि और आणविकता के मान समान या भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसा कि छद्म अपक्रिया में आपने पढ़ा था, अपक्रिया की कोटि और आणविकता के मान भिन्न भिन्न होने चाहिए। तो अपक्रिया की कोटि और आणविकता के मान समान भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चार अपक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर थे। पहला हमने आपको बताया था कि अपक्रिया की कोटि और आणविकता की डेफिनेशन दे देंगे, अंतर हो जाएगा। दूसरा हमने आपको बताया है कि अपक्रिया की कोटि प्रयोगों द्वारा ज्ञात की जाती है और अपक्रिया की आणविकता क्रियाविद द्वारा ज्ञात की जाती है। तीसरा हमने आपको बताया है कि अपक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है जबकि आणविकता का मान शून्य नहीं होता है। चौथा हमने आपको बताया है कि अपक्रिया की कोटि और आणविकता के मान समान या भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ठीक, इसके आगे कल हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल पर। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो कल हम न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे, यानी कि अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।